वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छात्र छात्राएं बीए के प्रथम सेमेस्टर में हैं उनको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना होता है। आपकी परीक्षा चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण सिलेबस को एक ही बार में समझ पाएंगे, एक ही जगह पर समझ पाएंगे। यानी अभी तक आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो आप मात्र इस वीडियो को भी देख करके जाएंगे तो आपका काम हो जाना है। आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो आप सभी लोग इसको प्यार दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें ताकि वो भी लाभान्वित हो पाएं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। राजनीति शास्त्र यानी अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं इसको। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस आपने लिया है, बीए प्रथम सेमेस्टर में है, तो आपको यही पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। तो इससे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ और तीव्र गति से हम लोग संपूर्ण सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना चाहिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पाश्चात्य शिक्षा तथा विचारों का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो पश्चिमी शिक्षा है, पश्चिमी मतलब जो पश्चिम देश की शिक्षा, जैसे यूरोप की जो कंट्रीज हैं वहाँ पर जो शिक्षा लेकर के भारत में लोग आए, उनका क्या प्रभाव पड़ा। और जो पाश्चात्य विचार रहा है, पाश्चात्य में जो क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो फ्रांस की क्रांति की बात करें, चाहे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की बात करें, या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, इन सभी का क्या प्रभाव पड़ा भारतीय राष्ट्रवाद पर, उसके बारे में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में आता है ये प्रश्न। तो इसका उत्तर क्या है, देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भले ही सुधार किया हो, लेकिन वे भारतीय भाषा और विचारधारा के आधार पर भारतीयों को शिक्षा देना चाहते थे। और इस पर समाजवादी विचारक थे राजा राम मोहन राय जी। उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेजों की नीति भारतीयों को मात्र क्लर्क बनाना हो तो उन्हें भारतीय शिक्षा दी जाए। राजा राम मोहन राय ये भारतीय शिक्षा के पक्षधर उतने ज़्यादा नहीं थे जितने कुछ अन्य लोग थे। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक रहे हैं, पाश्चात्य विचारों के समर्थक रहे हैं। वो ये मानते थे कि अगर भारतीय शिक्षा या भारतीय प्रणाली का प्रयोग करके आप शिक्षित होंगे तो आप मात्र क्लर्क बन सकते हैं, आप अधिकारी नहीं बन सकते। और राजा राम मोहन राय का मानना था कि भारतीयों जो युवा हैं उनको क्लर्क नहीं, उनको अधिकारी बनाया जाए। और इसीलिए वो पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं। राष्ट्र को बदलने के लिए, देश की आज़ादी को लेकर के वो राष्ट्रवाद की मतलब कि वो बात करते हैं पाश्चात्य शिक्षा की, पाश्चात्य विचारों की। चूंकि पाश्चात्य जगत उस समय एक नई उड़ान उड़ रहा था, एक पुनर्जागरण के जो है सिलसिले में आगे बढ़ रहा था। तो वही राजा राम मोहन राय जी चाहते थे कि भारत में भी ऐसा हो। तो उन्होंने कहा कि यदि भारतीयों को मात्र क्लर्क बनाना हो तो उन्हें भारतीय शिक्षा दी जाए। यदि भारतीय युवाओं को अधिकारी बनाना चाहते हैं तो अंग्रेजों का मतलब भारतीय युवाओं को अधिकारी बनाना अंग्रेजों का उद्देश्य हो तो अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। ये उन्होंने अंग्रेजों से भी कहा था और सभी लोगों से कहते थे। तो ये पाश्चात्य शिक्षा के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। हालांकि इस विचार मतलब इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भारतीयों पर पड़ने लगता है। इसी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद को प्रभावित किया। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार ने भारत के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने का कार्य किया। अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को एकजुट करने में सहायक रही, ये कोई दो राय नहीं, इसमें सही बात है। आपको बता दूं कि भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी, या भारतीय शिक्षा प्रणाली, चूंकि पाश्चात्य जगत की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एकजुट किया। आप जर्मनी के एकीकरण की बात आप देखते हैं, जर्मनी में जिस तरीके से, या अन्य देशों में आप देखेंगे जहाँ पर चीज़ें सम्मिलित हुई, या अन्य देशों में आप देखें, चाहे हिटलर की बात करें या जापान की आप बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, या आप अन्य देशों की बात करें, वहाँ पर क्रांतियाँ हो रही थी। लोग एक बड़े देश की मांग, एकता की बात कर रहे थे, भ्रातृत्व की बात कर रहे थे, बंधुत्व की बात कर रहे थे। तो ऐसे में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो फ्रांस की क्रांति ने दिया 1789 से, उसका भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो पाश्चात्य जगत में चूंकि क्रांतियां बहुत सारी हो चुकी थी, उनको मतलब देश में आज़ादी और एक प्रकार से गुलामी का मतलब लोगों को समझ में आने लगता है। इससे भारतीयों को, जब भारतीय शिक्षित होने लगते हैं तो उनको पता चलता है कि अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर केवल व्यापार करने नहीं आए हैं, हमको गुलाम बना करके रखे हैं। उनको पता चला कि उपनिवेशवाद क्या होता है, उनको पता चला गुलामी क्या होती है और इनको कैसे भगाया जाए। उनको पता चला कि भारत पूरा एक देश कैसे बन सकता है, एकजुट कैसे हो सकता है। जब ये चीज़ें पता चली, चूंकि उससे पहले भारत जो था छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे राजाओं में, टुकड़ों में बटा हुआ था। अपने राज्य को ही केवल पूरा देश समझते थे लोग। ऐसी स्थिति में उनके अंदर राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा का पनपना मुश्किल था, नामुमकिन था। और ये मुमकिन हुआ अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा। क्योंकि जब लोगों ने लोग बाहर गए, बाहर की पढ़ाई पढ़ी, और वहाँ से पढ़ करके जब भारत आए तो उनको पता चला कि विदेशों में क्या हो रहा है। और वैसी सिचुएशन जैसी आज भारत में है वैसे अन्य देशों में थी। तो उन देशों के लोगों ने क्या किया था, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया था, वहाँ के संगठनों ने क्या किया था, अगर वही काम हम यहाँ पर करेंगे तो हमको भी आज़ादी मिलेगी, ऐसा लोगों को लगने लगता। तो इस तरीके से ये पाश्चात्य शिक्षा और विचारों का राष्ट्रवाद पर बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और राजा राम मोहन राय का आप कोटेशन यहाँ पर अगर दे देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति क्या थी, इसके बारे में बताएं। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड एक टाइटल होता है जो कि वो लोग लगाते थे, लिटन उनका नाम था। दमनात्मक नीति की अगर बात की है तो उन्होंने कुछ दमनकारी नीतियां बनाई, जैसे कि लॉर्ड लिटन जो था उसने साम्राज्यवादी नीति उसकी रही है। उसने दमनात्मक नीति अपनाई लॉर्ड लिटन ने, जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना को बल मिला। लॉर्ड लिटन का शासनकाल जो रहा भारत में वो 1876 से लेकर के 1880 यानी कि लगभग ये 4-5 साल का शासन रहा इसका। और इस समय 4 साल का, और इस समय को भारतीय राष्ट्रीयता के बीजारोपण का काल कहा जाता है। क्योंकि जो इसकी दमनात्मक नीतियां थीं तो इससे इनकी नीतियों से लगने लगा भारतीयों को कि ये हम पर जो है जब जोर जबरदस्ती करके शासन कर रहे हैं, मतलब हम पर थोप रहे हैं हमको, मतलब लोगों को लगने लगा कि अब हम गुलाम हैं। उससे पहले यही नहीं पता था कि हम गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। क्योंकि आम जनता को क्या पता कि गुलामी क्या होती है, उपनिवेशवाद क्या होता है। उसको तो बस खाने पीने से मतलब है ना, अपने खेत में जाएगा काम करेगा, बस इतना सा मतलब है। अब वो कौन सरकार चला रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे उसको नहीं मतलब होता। तो अब मतलब होने लगता है जब देश में भयंकर अकाल पड़ता है, तब लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने के लिए सन 1877 ईस्वी में दिल्ली में अत्यंत खर्चीला दरबार आयोजित किया। और यह घर फूंक कर तमाशा देखने वाली स्थिति थी। क्योंकि 1877 ईस्वी का जो दिल्ली दरबार था उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ, और उसी समय देश में अकाल पड़ा था। तो अकाल जरूरी था कि अकालों को, भूख से जो मर रहे थे उनको बचाया जाए, कि दिल्ली दरबार में तमाम प्रकार के पैसे खर्च किए जाएं। तो ऐसी स्थिति जब लोगों ने देखी तो लोगों को लगने लगा कि ये जो सरकार है ये भाई देखो किस तरीके से हम लोगों पर जुल्म कर रही है, हम लोग भूखों मर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, और खर्चा कर रही किस पर, पटाखों पर, खर्चा कर रही स्वागत पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये घर फूंक कर तमाशा देखने वाली बात होने लगी। एक तरफ भारत में भुखमरी थी तो दूसरी तरफ भव्य कार्यक्रम कराने में लॉर्ड लिटन जो था वो व्यस्त था, लगा था। तो ये भी लोगों को लगने लगा कि हम लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। तो लोगों को लगने लगा कि ये हम पर शासन कर रहा है और दमन कर रहा है हम लोगों का, हम लोग ऐसे ही बस इसका कहा सुना मान रहे हैं। अब लोगों के अंदर एक भावना जगने लगी कि हम भारतीय जो है केवल हम ही पर अत्याचार हो रहा है, जो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज हैं उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में लॉर्ड लिटन जो था उसकी जो दमनात्मक नीति थी उसके विरुद्ध जो है भारतीयों के मन में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपना शुरू हो जाती है। एक एक बोलते हैं कि उनके अंदर ऐसा लगने लगता है कि राष्ट्रीयता की भावना जो होती, नेशनलिज्म की भावना, वो पनपने लगती जो है जनता के अंतर्गत। तो ये था लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति का प्रभाव, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एक चिंगारी मिली, बढ़ावा मिला राष्ट्रवाद को। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या कहता है। भारतीय संविधान की बात करें जाए तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद हैं। अब लगभग 450 के प्लस या 460 के प्लस अनुच्छेद हो गए हैं, लेकिन मूल रूप से आज भी 395 अनुच्छेद ही हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, आज 12 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद जो है उसमें कहा गया कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है।
राज्यों के मेल से ही भारत का निर्माण हुआ है। सभी राज्य मिल करके भारत का निर्माण किए हैं। इस प्रकार भारत की केंद्र सरकार और इकाइयाँ दोनों संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त हैं। मतलब एक राज्य सरकार होगी और एक केंद्र सरकार होगी, लेकिन केंद्र सरकार प्रभावी होगी किन पर? राज्य सरकारों पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत देश का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। भारत देश के सभी राज्यों पर भारत का संविधान ही काम करता है। भारत के सभी राज्य जो हैं वो एक प्रकार से वो भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बाहरी टुकड़ा कोई जमीन का या क्षेत्र कोई भारत में शामिल हो सकता किसी दूसरे देश का, लेकिन भारत देश का कोई भी राज्य अलग देश में शामिल नहीं हो सकता, ये भारतीय संविधान कहता है। तो ये भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद आपको पता हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता, तो ये सब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट भी समझ में आ जाए और आपको भारतीय संविधान भी समझ में आ जाए। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न है, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन जो था ये वायसराय था। 14 मार्च 1947 ईस्वी को ये वायसराय बन करके भारत आता है, माउंट बेटन, और एक योजना के साथ आता है। भारत की आज़ादी और उसके विभाजन से संबंधित मांग पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस के नेताओं, जैसे उसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन लोगों से बातचीत करी लॉर्ड माउंटबेटन ने। और बातचीत के बाद दोनों पक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र हल है कि पाकिस्तान के निर्णय की मांग को स्वीकार कर लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की मांग को लेकर के जो जिन्ना वगैरह थे और भी जो मतलब मुस्लिम लीग के लोग थे जो ज़्यादा मुस्लिम लीग में जो थे मतलब कि बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे। देखिए उस समय मुस्लिम लीग जो थी वो मुसलमानों का नेतृत्व कर रही थी बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो मुस्लिम और हिंदू सभी की थी। लेकिन लोगों को या मुसलमानों को लग रहा था उस समय कि जो ये है क्या बोलते हैं मतलब कि कांग्रेस है, कांग्रेस संस्था जो 1885 में बनाई गई थी वो हिंदुओं की संस्था है, और लोगों को ये लगने लगा था कि भाई मुस्लिम लीग मुसलमानों की है। जिन्ना अलग प्रधानमंत्री बनना चाहते थे कि जिन्ना को चाहिए था कि भाई प्रधानमंत्री मैं बनूं। इधर जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि वो सोच रहे थे मैं बनूं। लेकिन लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा तरीके से पसंद कर रहे थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े ही एक प्रकार से आप देखेंगे जो काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था वही काम इन्होंने किया था यहाँ पर, वल्लभ भाई पटेल ने भारत में किया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब बात तो अलग की है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा माउंटबेटन योजना में कि माउंटबेटन योजना तो जो थी वो भारत को 2 टुकड़ों में बांटने की एक जो है योजना थी, और इसकी नींव जो है 1930 से ही चली आ रही थी, पहले से चली आ रही थी। आप देखें गोलमेज सम्मेलनों में भी भारत विभाजन की बात होती है। 2 देश, आज 3-4 देश होते भारत के, ये तो शुक्र मनाओ कि भाई गांधी जैसा एक नेता था और भी कुछ नेता थे जिन लोगों ने मिल करके सभी लोगों को समझाया बुझाया, और आज जो है आप एक बड़ा भारत देख रहे हो। नहीं तो ऐसे में भीमराव अंबेडकर जी दलितों को लेकर के भी देश की मांग कर चुके थे, लेकिन उनको अच्छे तरीके से समझाने का काम किया किसने? महात्मा गांधी ने। और भीमराव अंबेडकर जी तुरंत समझ जाते हैं इस बात को, लेकिन जिन्ना की बात करें तो वो नहीं समझ पाते हैं, और अलग देश की मांग हो जाती है, और उसको लेकर के लगातार पंच करते रहते हैं उसको, माउंटबेटन या वहाँ की सरकार को। तो माउंटबेटन फाइनली लेकर के आता है यहाँ पर एक हल भारतीय समस्या का, और कहता है कि भाई पाकिस्तान को जो है एक अलग मतलब पाकिस्तान एक बना दिया जाए। परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने दबाव में खुद इस दुखद बिंदु को खुद ही स्वीकार कर लिया कि भारत विभाजन जो है चूंकि करना पड़ा, चूंकि उसमें बड़ी रंजिश थी और बहुत दिन से लगातार वो चीज़ चल रही थी। उस समय ना होता तो कुछ दिन बाद जा करके भारत पाकिस्तान अलग जरूर हो जाता, ये बिल्कुल क्लियर सी बात थी। तो परिस्थिति को लोगों ने समझा और भारत विभाजन की योजना जो है 3 जून को 1947 को माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे से रिलेटेड थी। पाकिस्तान का बंटवारा उस समय आप देखेंगे एक तो भारत देश बना, ठीक है, और एक आपका जो बांग्लादेश है वो बना आपका पूर्वी पाकिस्तान, और पश्चिमी पाकिस्तान आपका जो पाकिस्तान है वो बना ही। तो बाद में क्या होता है, ये बाद में यहाँ पर भी लड़ाई होती है दोनों देशों में, चूँकि जनता यहाँ पर ज़्यादा थी और यहाँ के लोग शासन कर रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि
ये लोग को जो है धरना दे देते हैं कि भाई ये लोग मांग करते हैं स्वतंत्र देश की। इंदिरा गांधी की सरकार होती है उस समय, फिर जा करके बांग्लादेश को स्वतंत्र करवा लिया जाता है और बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है। तो ये था कुछ कुल मिलाकर के माउंट बेटन योजना के बारे में जो कुछ मैंने आपको बताया। पांचवा क्वेश्चन आप देखेंगे, संघ का राजस्व क्षेत्र मतलब कि संघ का राजस्व स्रोत, राजस्व मतलब जो टैक्स होता है वो केंद्र को कहाँ कहाँ से मिलता है। संघ सूची के विषयों से संबंध देखिए, 3 प्रकार की सूची भारत में है। एक है संघ सूची जिस पर जो कानून होता है वो केंद्र बनाता है, ठीक है, केंद्र कानून बनाता है। एक होती है राज्य सूची जिस पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है, जिसको आप समवर्ती सूची में रखते हैं, ठीक है। लेकिन कभी एक ही मुद्दे पर, मान लेते किसी मुद्दे पर राज्य सरकार ने कानून बनाया है और उसी मुद्दे पर केंद्र सरकार भी कानून बना दे, तो फिर कानून किसका प्रभावी होगा, तो केंद्र सरकार का कानून जो होगा वो प्रभावी होगा, कि राज्य सरकार का कानून वहीं पर रद्द हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो संघ सूची के विषयों से संबंधित जो आय प्राप्त होती है वह संघ या केंद्र सरकार की आय का स्रोत होता है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर संघ के राजस्व का स्रोत होता है। समवर्ती सूची के कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर केंद्र सरकार लगाएगी कानून और वसूलेगी, तथा उस पर कर का उपयोग वही करता है, जैसे मुद्रण शुल्क, दवा, मादक द्रव्य जो होता है यानी कि जो गुटखा, बीड़ी, शराब, सिगरेट, श्रृंगार की वस्तुएं, उत्पाद शुल्क, ये सब कुछ ऐसे विषय जिससे प्राप्त आय केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बांट लेती हैं, जैसे औषधि कर, श्रृंगार से संबंधित वस्तुओं के अतिरिक्त कर। तो इस तरीके से कर का बंटवारा होता है। सभी फिक्स है कि भाई कहाँ से कौन जो है वसूलेगा। समवर्ती सूची से संघ और राज्य दोनों कर वसूलती हैं, ठीक है। लेकिन समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार केवल कर वसूलती है और उसका उपयोग करती है, जैसे मुद्रण शुल्क हो गया, दवा, मादक, ये सब पदार्थ होते हैं, इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है और केंद्र सरकार ही इसका टैक्स लेती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरा गला थोड़ा सा इस समय दिक्कत हो रहा है क्योंकि मैं लगातार क्लासेस ले रहा हूँ और बहुत ही मतलब गले में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको जल्दी मतलब मैं गया था मतलब आज इसको मैं, चलिए ये तो हालांकि अलग की बात है, ये अचानक से आज हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, बाकी अभी तक दिक्कत नहीं थी। एक बार बहुत पहले आपको ध्यान होगा या ना ध्यान होगा, लगभग आज के 6 महीने पहले भी ऐसी दिक्कतें आई थी मुझे गले में पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि ज़्यादा बोलते बोलते दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ठंड पानी भी पी लो तो फिर जुकाम टाइप का कुछ हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन दर्द होता है कभी कभी, क्या होता है गले में जब ज़्यादा बोल दो। चलिए फटाफट से आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, आगे देखिए। तो थोड़ा सा आपको वॉइस थोड़ा भारी भारी लग रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे आज तो, चूँकि गले में थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप मैनेज करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है तो सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो तो वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। तीसरी बात, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी कि एक सांसद बनने की योग्यता उसके पास होती हो तो वो चुनाव लड़ सकता है। चौथी बात, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कोई सरकारी नौकरी वगैरह ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोई लाभ का पद, क्लियर। और भी चीज़ें हैं जो इसमें लाभ के पद में शामिल करी जाती हैं, तो ये सब अगर नहीं है तो राष्ट्रपति वो बन सकता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसे निर्वाचक मंडल के 100 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। निर्वाचक मंडल जो होता है, अब निर्वाचक मंडल में आपको बता दूं कि निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन होते हैं, दोनों सदन के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा विधानसभा और विधान परिषदों के जो वो होते हैं निर्वाचित सदस्य वो शामिल होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो उन्हीं में से सांसद और विधायक होते हैं, उनमें से 50 व्यक्ति आपके प्रस्तावक हों और 50 व्यक्ति आपके समर्थक हों, अनुमोदक हों। तो इस तरीके से आपके पास 100 को मिलाकर के समर्थन में व्यक्ति होने चाहिए तो आप चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। तो ये है राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यताएं, जो कि उसके पद के लिए नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धन विधेयक या वित्त विधेयक क्या होता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक पर अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यानी स्पीकर होता है वही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक होगा या नहीं होगा इसका निर्णय कौन करता है, तो वो करता है
ये कौन, लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। अनुच्छेद संविधान का 109 नंबर जो है उसके अनुसार अगर देखें तो इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। किसको, धन विधेयक या वित्त विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा में नहीं करते हैं। ये अनुच्छेद 109 कहता है। लोकसभा से जब ये पारित हो जाता है उसके बाद में इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है और राज्यसभा को 14 दिन में इसके 14 दिन के अंदर विधेयक को पारित करना होता है। ये पहले से तय होता है। ऐसा ना करने पर वित्त विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। अगर राज्यसभा इसको पारित नहीं करती तो भी लोकसभा से अगर एक बार पारित हो गया है धन विधेयक तो वो राज्यसभा से ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर करती है तो करती है, नहीं तो नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली वो पारित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ना करने पर वित्त विधेयक दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। राज्यसभा के संशोधनों को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा कहे कि इसमें कुछ भी इस विधेयक में कुछ संशोधन करना है तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर लोकसभा को लगता है कि मानना चाहिए तो लोकसभा उसमें किए गए संशोधनों को मान सकती है। अगर लोकसभा को लगता है कि जो मैंने पारित किया था वही ठीक है तो लोकसभा अपने द्वारा जो लोकसभा का मन होगा वो करेगी। क्योंकि लोकसभा जो है वो कैसी सदन है भाई, लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। चूंकि निम्न सदन इसलिए चूंकि ये भंग हो जाती है 5 साल पर, और राज्यसभा उच्च सदन है, लेकिन लोकसभा जो है वो प्रथम सदन है। ठीक है, और जनता के द्वारा जो चुने हुए डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। जो हम लोग सांसदीय का चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें हम वोट देते हैं अपने सांसदों को अपने क्षेत्र के, तो वो सांसद लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सांसदों को हम और आप वोट नहीं देते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक ये होता है। आगे देखिए, 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है एक रिट होती है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की ऐसी रिटें जारी करी जाती हैं। ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ये बात बताई गई अनुच्छेद 32 में। तो उसी में से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, कि अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेता है, आपको बिना कुछ बताए आपको गिरफ्तार करता है और उसके बाद में आपको वो पेश नहीं करता न्यायालय में 24 घंटे के अंदर, तो आप उसके खिलाफ, उस पुलिस वाले के खिलाफ केस कर सकते हो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, आपको न्यायालय में जाकर के पेश करेगा। जो जज होगा वो उससे जब सवाल पूछेगा पुलिस वाले से कि आपने क्यों इसको बंद रखा इतने दिनों तक या इतने समय तक, जबकि आपने रूल का उल्लंघन किया है। तो अगर पुलिस वाले ने एग्जैक्ट जवाब दे दिया, सही तरीके से सेटिस्फाई कर दिया जज को, तो उसको वो बच जाता है। अगर नहीं कर पाता तो उसकी वर्दी वगैरह सब चली जाती है, उसको दंड मिलता है। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यही होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लेख का अर्थ है कि शरीर की उपस्थिति, यानी कि ऐसा नहीं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में आप केवल थाने में फोटो खींच करके दिखा दें कि भाई हमने इस कैदी को बंद कर रखा है ना। आपको बंदी को न्यायालय में जाकर के पेश करना पड़ेगा, शरीर के साथ उपस्थित करना पड़ेगा। इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति की प्रार्थना पर अपने समकक्ष उपस्थित करने तथा उसे बंदी बनाने का कारण बताए जाने का आदेश दे सकता है। यदि न्यायालय उस पर विचार करने के लिए के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि संबंधित व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के पर्याप्त कारण नहीं थे जो पुलिस वाले ने बंद किया है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकता है। और इसके अलावा न्यायालय आदेश तो दे सकता है, इसके अलावा वो पुलिस वाले को दंड भी दे सकता है। ये अधिकार एक आम नागरिक के पास होता है कि फर्जी में किसी को बंद नहीं करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा। अच्छा, ये बात आप रिट जारी करवा सकते हैं, आपका वकील भी करवा सकता है और आप खुद भी कर सकते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक भारतीय संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने विचार की अभिव्यक्ति, आवास, निवास, टहलने घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान करी गई हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 जो है इसको भाग 3 कहा जाता है। मौलिक कि ये मौलिक अधिकार कहे जाते हैं और ये भाग 3 में शामिल है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसी में से आपको बता दूं कि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हैं। एक मौलिक अधिकार कम हो गया है, वो है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है वो अब कम इसलिए हो गया चूँकि वो एक प्रकार से थोड़ा सा
जो विकास के कार्य थे उनमें बाधा उत्पन्न करता था संपत्ति का अधिकार, इसीलिए इसको हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 ये समानता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के सामने यानी कानून के नज़र में, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। विधि के समक्ष समता की बात करता है अनुच्छेद 14। कानून के नज़र में चाहे वो राजा हो चाहे वो भिखारी हो, सभी के लिए वही कानून है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान और प्रजाति, नस्ल, लिंग इन सभी के आधार पर कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है, यानी कि नौकरी वगैरह में या न किसी पदों पर किसी को कोई छूट वगैरह नहीं दी जाएगी। इसमें एक बात अपवाद स्वरूप में है और वो है आपका आरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 17 उसका अंत करता है किसका? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी अनटचबिलिटी को खत्म करता है, छुआछूत जैसी जो प्रथा थी उसको खत्म करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, जैसे कि बहुत सारे लोग पहले उपाधियां धारण करते थे, तमाम प्रकार की उपाधियां फर्जी में धारण कर लेते, तो वो सारी उपाधियां अब खत्म कर दी गई, कोई व्यक्ति उपाधि नहीं धारण करेगा। तो ये सब समानता के अधिकार की बात है। और वहीं पर अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता की बात करी, स्वतंत्रता की बात करी गई है, ये बात ध्यान रखेंगे, जिसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। अनुच्छेद 19 जो है उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई, जिसमें अनुच्छेद 19 का जो ए है वो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, ये बात भी ध्यान रखें। बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत रखी गई है। तो ये सब स्वतंत्रता के अधिकार है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, अनुच्छेद 14 जो प्रश्न है वो पूछ लिया गया, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जिसको अनुच्छेद 14 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है इसके बारे में बताता है, समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। अतएव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार की बात करी गई है। संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14 में कहा गया कि भारत क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्ति कानून के सामने बराबर हैं तथा कानून समान रूप से सबको संरक्षण प्रदान करेगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्रदान करने की घोषणा करी गई है। कानून के समक्ष समानता ब्रिटिश समान विधि से तथा कानून द्वारा समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। कानून के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी समान व्यक्तियों के लिए समान कानून हो, सभी समान व्यक्तियों के लिए समान कानून हो तथा वे समान रूप से लागू किए जाएं। सामान्य परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार बिना किसी भेदभाव के एक जैसा होना चाहिए। समान परिस्थिति में, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए, समान परिस्थिति में, परिस्थिति अगर बेकार है या परिस्थिति ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका ये अधिकार भंग भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। परिस्थितियाँ सामान्य हो तो आपको ये चीज़ लागू मिलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 11 नंबर है, भारत में उग्रवादी आंदोलन। देखिए, भारत में उग्रवादी आंदोलन की अगर बात करें, उग्रवाद मतलब कोई आतंकवाद जैसी बात नहीं है। उग्रवादी और उदारवादी दो विचारधारा आपको मिलेगी कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में होती है, उसमें दो फाड़ होते हैं, एक होता है आपका नरम दल, एक होता है गरम दल, ठीक है। और भारत में उग्रवादी आंदोलन का प्रारंभ जो होता है 1906 ईस्वी में होता है और 1919 तक ये चलता है। और आप को बता दूं 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय काल है ये उदारवादी यानी नरम दल का समय रहा है। और 1906 से आप देखेंगे 1906 से 1919 तक का जो समय काल रहा है ये गरम दल यानी उग्रवाद की विचारधारा रही है कांग्रेस में, जिसमें लाल बाल पाल जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। तो भारत में उग्रवादी आंदोलन की बात की जाए तो इसका प्रारंभ 1906 ईस्वी में हुआ, 1919 तक चला। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत होता है। और 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता की एंट्री होती है, वो है महात्मा गांधी जी। और क्रांतिकारियों को इसमें बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था उग्रवादी आंदोलन में। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में था। ये नवयुवक जो थे इसमें लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल, ये तीन व्यक्ति का नाम बड़ा फेमस है। भारत में उग्रवादी आंदोलन के 3 पुरोधा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न बढ़िया है, परीक्षा में आ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल हो गया था।
एसी बनर्जी कहते हैं कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वदा समाप्त हो जाती है। अधिराज्य मतलब एक ऐसे राज्य की मांग लोग कर रहे थे, भारतीय लोग, जिसमें बाहरी मुद्दों पर इंग्लैंड शासन करती रहेगी और आंतरिक मसले जो होंगे हम लोग देखेंगे। तो ये बात अब खत्म कर दी गई, अब सीधे पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ पर होने लगती है। तो उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी। अगर क्रांति अत्याचार एवं दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था, तो यह क्रांति जनता में उत्पन्न, मतलब अगस्त क्रांति अगर थी, अगस्त क्रांति अगर अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था, तो यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह और गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर के भारत छोड़ना पड़ा। अमेरिका की जनता भारत के समक्ष आ गई, मतलब समर्थन में आ जाती है। ब्रिटेन की जनता स्वयं जो है, जहाँ के लोग यहाँ पर शासन कर रहे हैं, वहाँ की जनता खुद जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए उत्सुक हो जाती है। वहाँ के लोग कहते हैं नहीं, भारत को अब छोड़ करके आओ, भारत को स्वतंत्र करो। इस तरीके की मांगे जो है एक भारत छोड़ो आंदोलन के प्रभाव में आकर के पूरे संसार में एक प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन की जय जयकार होने लगती है और भारत को छोड़ने के लिए बेबस हो जाते हैं अंग्रेज। हालांकि उस समय आप देखते हैं कि विश्व में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी थी, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और नागासाकी हिरोशिमा में बम भी गिराया जा चुका था। ऐसी स्थिति में बड़ी जो है दयनीय स्थिति थी पूरे संसार की। तो फिर लोगों को भी ये लगने लगा कि ये गलत हो रहा है और फिर इस तरीके से भारत आज़ाद होने के कगार पर आता है और भारत आज़ाद होता है। 13वां क्वेश्चन आप देखें, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत भेजने के कई कारण थे। पहला कारण था भारत को जापान से खतरा, दूसरी बात ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव, तीसरा ब्रिटिश जनता भारतीय पक्षधर, और आज़ाद हिंद फौज से खतरा। तो ये तमाम प्रकार का खतरा जो था वो एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार को जान पड़ रहा था, इसीलिए क्रिप्स मिशन भारत में आया था। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है चौरी चौरा कांड क्या है? चौरी चौरा कांड की अगर बात करें तो चौरी चौरा एक स्थान है, गोरखपुर में पड़ता है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाया जा रहा था और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब गांधी जी अच्छे तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे, असहयोग आंदोलन, चूँकि 1903 में 3 ऐसी घटनाएं घटित होती जिससे महात्मा गांधी को आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश कर दिया। और ये घटनाएं थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट एक्ट और खिलाफत आंदोलन। इन तीनों घटनाओं की वजह से महात्मा गांधी ने एक अंग्रेजी सहयोग, मतलब अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे ऐसी बात उन्होंने कहा कि असहयोग की नीति अपनाई और असहयोग आंदोलन के रूप में उन्होंने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है। अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा ऐसी बात इसमें कही गई और यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा, लेकिन कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो चौरी चौरा कांड हो जाता है। अब यही चौरी चौरा कांड जो होता है वो क्यों होता है ये यहाँ पर समझेंगे। चौरी चौरा कांड जो था, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय किया गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को कर ना देने के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था। समय पूरा होने के पूर्व ही 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के जिले चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था और पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया, जिससे जनता और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो जाती है। पुलिस भागकर इसमें थाने में छिप जाती है और जब थाने में पुलिस छिप जाती है तो जनता जो थी उसकी, मतलब जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी। उसने थाने को घेर लिया भीड़ ने और थाने में आग लगा दी। इसमें क्या हुआ कि थाने के सभी लोग जल करके उसमें राख हो जाते हैं और इसके बाद 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण से इसे स्थगित करने का निर्णय दिया। और कांग्रेस ने क्या, गांधी जी ने स्वयं इसको स्थगित करने का निर्णय ले लिया। चूँकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, वो महात्मा गांधी शांति के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे, तो वो हिंसात्मक कार्य को बिल्कुल बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने सभी आंदोलनों को अहिंसा के रूप में हमेशा देखा। इसीलिए उन्होंने जब हिंसात्मक चीज़ें आंदोलन में शामिल हो गई तो उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया। ठीक है, ये था आपका चौरी चौरा कांड। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट की बात की तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक चाल चली। उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था 1909 के अधिनियम में ही कर दिया था और उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के लिए अब क्या किया कि उन्होंने, उनका उद्देश्य था कि अब जो हरिजन हैं उनको अलग किया जाए।
अब हरिजनों के उस समय नेता कौन थे? उनके नेता थे भीमराव अम्बेडकर। तो क्या किया उन लोगों ने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को बुलाया। तो इन दो में फूट डालने के लिए डालने के उद्देश्य से हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करी। गांधी जी इस निर्णय से बहुत आघात हुए, गांधी जी, और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। और अंत में हरिजन नेता थे उस समय भीमराव अम्बेडकर। हालांकि उस समय भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा हरिजन लोग महात्मा गांधी को मानते थे, लेकिन मुख्य रूप से नेता जो थे हरिजनों के वो थे भीमराव अम्बेडकर। तो भीमराव अम्बेडकर से और गांधी जी के बीच में 1935 ईस्वी में पूना में एक समझौता होता है। और ये जो निर्वाचन था, अलग निर्वाचन की मांग जो थी हरिजनों के लिए भीमराव अम्बेडकर की, और खास करके भीमराव अम्बेडकर को थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें बता करके लोगों ने कहा होगा कि भाई आप जो है अलग देश की मतलब धीरे धीरे करो, जैसे मुस्लिम लीग आगे बढ़ रही है ऐसे आप ही आगे आगे बढ़ो। तो वैसे जो है उनको झांसा देने का काम किया। लेकिन महात्मा गांधी जी के प्रभाव में जब भीमराव अम्बेडकर जी आए, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब पूना समझौता होता है, तो पूना समझौता होता है गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। तो फिर उसमें पुणे समझौते के तहत हरिजनों के लिए सांसद विधानमंडल संसद में और विधानमंडल में स्थान सुरक्षित करवा दिया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा कि इसमें आपका स्थान सुरक्षित रहेगा। तो फिर उसके बाद में महात्मा गांधी समझाने में कामयाब होते हैं भीमराव अम्बेडकर जी को, और वो जो उनकी चाल थी अंग्रेजों की वो विफल हो जाती वहीं पर, और जो हिंदुओं की एकता थी वो सुदृढ़ बनी रहती है। ठीक है, तो ये था एक प्रकार से गांधी जी का दिमाग, और ये था एक प्रकार से पूना पैक्ट, जो कि अगर ये पूना पैक्ट ना हुआ होता तो मैं आपको बता दूं आज जो है एक मुसलमानों का देश होता, पाकिस्तान आज है ही, और बांग्लादेश तो आप है ही, दो देश हो गया, एक आपका हरिजनों का भी देश बंट गया होता। ये एक प्रकार से हो जाएगा, तो दलित और हरिजन का एक अलग देश बन जाता, और एक देश आपका बन जाता जो और भी लोग बचते उनका देश बन जाता भारत देश। तो इस तरीके से चार देश हो जाते। और ये पूना पैक्ट हुआ तो आप सोचिए बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ये कि हमारे जो हिंदू भाई थे वो एक प्रकार से जो हरिजन लोग थे उनको नहीं अलग होने दिया, गांधी जी ने उनको इकट्ठा रख के रखा। और जो मुस्लिम भाई हमारे जो यहाँ से नहीं गए वो भी यहाँ पर रहे, कुछ ही मुस्लिम लोग गए थे, मतलब कि और बाकी सारे मुस्लिम आप देखेंगे तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान भारत में ही हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो कि यहीं पर रह गए और यहाँ पर ही उन्होंने अपना सारा कुछ समर्पित कर दिया भारत माता को ही। तो ये था पूना पैक्ट। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोलह नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताएं। तो भारतीय संविधान की एक प्रस्तावना है जिसमें कहा गया है कि भारत जो होगा, भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता दो शब्द जोड़ा गया है। अर्थात भारत में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए होगा, यानी 5 वर्ष के लिए। आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र होगा, किसी देश का किसी का दबाव नहीं होगा। सभी के साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता होगी, किसी धर्म को भारत देश नहीं मानेगा। सारी बातें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। आगे देखिए, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व। तो डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, अनुच्छेद मतलब भाग 4 की बात करें, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है, भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया 51 के अनुच्छेद में। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और यह भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है जिसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया भारतीय संविधान में। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को लागू किया जाता है। और ये तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना ही ये न्याय के योग्य है, मतलब न्यायालय में आप इसके लिए लड़ नहीं सकते हैं। फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए उनका पालन राज्य के हित में है और जरूरी है। नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश हैं, वे जो है बात है, या वे एक प्रकार से डायरेक्शन है जिन्हें संविधान ने राज्य को दिया है। और राज्य जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो राज्य लागू करता है, अगर राज्य लागू नहीं करता तो उसके लिए जनता राज्य को बाध्य नहीं करेगी।
उससे यह आशा की जाती है राज्य से कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्य के रूप में इन पर मतलब कि इन नियमों का पालन करेगा और इन नियमों पर आगे बढ़ेगा देश। तो इस तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत बात करता है, काम करता है। अगला प्रश्न 18 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए भारतीय संविधान सबसे पहली बात दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और निर्मित संविधान है, पहली बात। दूसरी बात संघात्मक शासन है भारत में, ठीक है, भारत में केंद्र सर्वोपरि है, संघ है भारत में। तीसरी बात संसदात्मक शासन व्यवस्था, भारत में 2 संसद हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। इसके अलावा विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। पांचवी विशेषता भारतीय संविधान की है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये सब अलग अलग हैं और इन पर किसी एक दूसरे का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर कार्यपालिका और विधायिका कोई अधिकार नहीं है। छठी विशेषता ये कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व की व्यवस्था की दी गई है। अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4, ठीक है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 भाग 3 ये आपका मौलिक अधिकार है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भारतीय संविधान में अगर अधिकार आपको दिया गया है तो मौलिक कर्तव्यों की बात भी करी गई है और बाद में रूस के संविधान से जोड़ा गया इसको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाद में 1976 ईस्वी में आप देखेंगे एक चीज़ और जोड़ दी गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत। ये बात 1976 में जोड़ी गई, इससे पहले नहीं थी प्रस्तावना में। तो इस तरीके से भारतीय संविधान की सारी विशेषताएं हैं, आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से 19 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, हालांकि 12 से ही वर्णित है, 2 अनुच्छेद जो हैं मौलिक अधिकारों के बारे में बताते हैं, उसकी परिभाषा वगैरह बताई गई है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें पहला मौलिक अधिकार है आपका स्वतंत्र समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आपका 19 से लेकर के 22 तक, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। और इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो आपका है वो 29 और 30 में आपको दिया गया है शायद, ठीक है। इसके बाद में अनुच्छेद जो 32 है आपका, वो आपका दिया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद है जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान भारतीय संघात्मक व्यवस्था के 5 प्रमुख लक्षण के बारे में बताएं। तो भारत में संघात्मक शासन को अपनाया गया है। संघात्मक शासन के प्रमुख लक्षण इस प्रकार से, सबसे पहली बात लिखित और निर्मित संविधान है भारत का। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया कि भाई केंद्र किन मुद्दों पर कानून बनाएगी और राज्य किन मुद्दों पर कानून बनाएगी, ये बात बांट दी गई है। तो ये भी एक विशेषता है। तीसरा लक्षण ये है कि केंद्र और राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं। चौथी बात है संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान राज्यों में भी वही है जो केंद्र में है। इसके अलावा न्यायपालिका की निष्पक्षता है, न्यायपालिका पर किसी का कोई अधिकार या किसी का कोई दबाव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये भारतीय संघात्मक व्यवस्था के ये 5 प्रमुख लक्षण हैं जो कि यहाँ पर आपको लिखे दिख रहे हैं। तो आप इनको बहुत ध्यान से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों के राज्यपाल के विवेकाधीन अधिकार कौन कौन से होते हैं। यानी जो राज्यपाल होते हैं राज्यों में, उनके क्या क्या अधिकार होते हैं। पहली बात तो विधानसभा अध्यक्ष को संदेश और निर्देश देना, ये राज्यपाल का काम हो सकता है। इसके अलावा ये अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि विधानसभा की कार्रवाई के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करना, ये भी राज्यसभा मतलब कि राज्यपाल का काम होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को राज्य की ताज़ा स्थिति से अवगत करवाना, ये भी राज्यपाल का ही काम होता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति देना, ये भी राज्यपाल करता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना राज्यपाल के विवेकाधीन है। इसके अलावा विधानसभा की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी करना, ये राज्यपाल करता है। न्यायालय के द्वारा मुख्यमंत्री को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे बर्खास्त करना राज्यपाल करता है। यदि संविधान के अनुसार राज्य का शासन संचालित नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार को बर्खास्त करना, ये भी राज्यपाल का ही काम होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के शासन के दौरान राज्य के मुखिया के रूप में काम करता है राज्यपाल। तो ये तमाम प्रकार के राज्यपाल के शक्तियाँ होती, विवेकाधीन अधिकार होते हैं जो कि यहाँ पर मैंने बताया आपको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत की संसद के गठन के बारे में कुछ बताएं। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में आप देखेंगे 79
और 80 और 81, ये 3 अनुच्छेद हैं जिसमें देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया, संसद, ठीक है, संसद के बारे में यानी सा। और अनुच्छेद 80 में रा यानी कि राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 81 में लो के बारे में यानी कि लोकसभा के बारे में, ठीक है। तो सरला से आप याद रखें कि सरला 79, 80, 81, ठीक है, 79, 80, 81 ये 3 अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। तो संविधान मतलब कि जो संसद है उसके बारे में अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। देखिए कोई भी जो है मुद्दा या कोई कानून बनता है तो पहले लोकसभा या राज्यसभा में कानून मतलब आता है, उसके बाद में उस पर लोकसभा में बहस होती है, फिर राज्यसभा में बहस होती है, सभी सिग्नेचर करते हैं, पास होता है लोकसभा और राज्यसभा से, फिर राष्ट्रपति जब तक सिग्नेचर नहीं करता तब तक जो है वो कानून नहीं बनता है। क्लियर। अर्थात भारतीय संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्रथम सदन है और निम्न सदन है। प्रथम सदन इसलिए चूंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, और निम्न सदन इसलिए है लोकसभा चूंकि जो लोकसभा होती है वो प्रत्येक 5 साल पर भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा द्वितीय सदन है क्योंकि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा उच्च सदन इसलिए चूंकि ये कभी भंग नहीं होती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है क्योंकि उसके हस्ताक्षर से ही संसद के द्वारा पारित कोई भी कानून मतलब कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण कर पाता है जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यताओं के बारे में बताएं, कितनी योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं बहुत सारी होनी चाहिए, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, वो सबसे पहली बात। और वह किसी या कई उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रह चुका हो। अगर 5 साल तक न्यायाधीश ना रहा हो, अगर एक या कई उच्च न्यायालय में 10 साल तक अगर अधिवक्ता यानी वकील का काम किया हो तो भी सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। इसके अलावा उसकी उम्र 65 वर्ष से कम हो। इसके अलावा राष्ट्रपति की दृष्टि में वह कानून का ज्ञाता हो तभी उसको बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं बनाया जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी शक्तियां भी प्राप्त है। और अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति कभी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। न्यायालय के परामर्श को मानना या ना मानना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बताए गए निर्देशों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं करते कोई बात नहीं, अगर करते तो बड़ी अच्छी बात है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, माने तो ठीक है, नहीं माने तो और ठीक है, ठीक है। तो इसको लेकर के कोई बात नहीं। तो राष्ट्रपति जो होगा वो किन्हीं मुद्दों पर जब सार्वजनिक हित की बात होती, महत्व की बात होती, तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि भाई हमको सलाह लेनी चाहिए तो वो ले सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न, राज्य विधान का गठन, इसके बारे में बताएं कुछ। राज्य विधानमंडल का गठन कैसे होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 168 यानी 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में यानी हर एक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसमें एक राज्यपाल होगा, एक या 2 सदन होंगे उसके। देखिए विधानमंडल में एक तो सबसे पहले विधानसभा आती है। विधानसभा हर एक राज्य में होती है, कभी कहीं कहीं पर विधान परिषदें जो होती हैं वो बड़े बड़े राज्यों में होती हैं। क्लियर। तो यहाँ पर केवल एक सदन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जैसे यूपी में 2 सदन है, एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। तो विधानसभा में जो आप लोग विधायक का चुनाव देखते हैं, तो विधायक लोग जो होते हैं जिसको एमएलए कहते हैं, तो वो विधानसभा में बैठते हैं। और विधान परिषद जैसे राज्यसभा होती है केंद्र पर, वैसे विधान परिषदें होती हैं राज्य के लिए। तो बड़े बड़े राज्यों में केवल हैं, जैसे यूपी में है। विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं उनको अंग्रेजी में एमएलसी कहते हैं, ठीक है, और वो भी विधायक ही होते हैं एक प्रकार के। तो जिस राज्य में एक सदन होगा उसे विधानसभा, और जिस राज्य में 2 सदन होंगे उसे विधानसभा और विधान परिषद कहेंगे। विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और निम्न सदन है। विधान परिषद उच्च सदन होता है और द्वितीय सदन होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ओके। किसी भी राज्य की विधानसभा की देखें, जैसे केंद्र में लोकसभा होती है वैसे विधानसभा राज्य में होती है, जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है वैसे राज्य में विधान परिषदें होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे।
वही सेम फंडा होता है। और किसी भी राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 60 से कम और अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन सिक्किम, गोवा और मिजोरम इसके अपवाद हैं, तो इसकी 60 से कम है, ठीक है, सीटें। तो ये ध्यान रखेंगे इन सभी बातों को। सिक्किम, गोवा और मिजोरम ये छोटे छोटे राज्य हैं, तो इनमें एक प्रकार 60 से कम जो है विधायक है। आगे देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्या है। तो सन 1919 ईस्वी में 3 ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसने महात्मा गांधी को आंदोलन करने के लिए विवश कर दिया था। और ये 3 घटनाएं थी। पहली बात तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रौलट एक्ट और तीसरा खिलाफत आंदोलन। ये 3 घटनाओं किससे प्रभावित होकर के महात्मा गांधी ने आंदोलन चलवा दिया, कौन सा, असहयोग आंदोलन। इन्हीं घटनाओं के कारण से मजबूर होकर के गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग नहीं करेंगे, मतलब कि असहयोग की नीति अपनाएंगे। दिसंबर का महीना था, 1920 ईस्वी के समय था। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है। अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा पारित होता है। यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा, लेकिन जब आंदोलन अपने चरम पर था तभी चौरी चौरा कांड हो जाता है। और आंदोलन हिंसात्मक होने के कारण से गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी द्वारा इसे स्थगित करने का निर्णय लिया जाता है। महात्मा गांधी शांति के दूत थे, शांति के पुजारी हुआ करते थे, अहिंसा के पुजारी थे। सत्य अहिंसा को लेकर के बड़े ही एक प्रकार से सजग थे वो। और जब उन्होंने देखा कि भाई थाने को फूंक दिया गया है, तो उन्होंने आंदोलन को वापस कर ले लिया। अगर आंदोलन को वापस न लेते तो आंदोलन वैसे ही मार पीट करके पुलिस लोग शांत करवा देते, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी बड़े विद्वान आदमी थे, उन्होंने सोचा कि आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे तो सफल होगा, दंगा करने से सफल नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने वापस ले लिया। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 27 नंबर, संविधान सभा के गठन के बारे में कुछ बताएं। देश की आज़ादी के बहुत पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का शासन भारतीयों द्वारा चलाया जाए, तभी संभव है जब देश का अपना संविधान होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जब 1946 में देश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तो इसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें जुलाई 1946 में 296 सदस्यों का चुनाव होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें मुस्लिम लीग जो है वो भाग नहीं लेती है, इनकार कर देती है। उसने कहा कि हमारे लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए। जिसके बाद 3 जून 1947 के भारत विभाजन की योजना के बाद संविधान सभा का दोबारा से पुनर्गठन किया गया, जिसमें 324 सदस्य शामिल किए गए। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 ही रह जाती है। संविधान निर्माण के बाद 284 सदस्य ही थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये संविधान सभा को लेकर के कुछ बातें मैंने आपको बताई। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न है, आदिवासी या जनजाति में शामिल करने का प्रावधान क्या है। ये मतलब क्या है, आदिवासी या जनजाति में शामिल करने का प्रावधान। आदिवासी जनजाति कौन है, इसको स्पष्ट रूप से संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। किसी भी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में शामिल करने या उसमें से हटाने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वह प्रत्येक राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके एक सूची बनाए। संसद इसका पुनरीक्षण कर सकती है। अनुसूचित जाति में शामिल करने या उस क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए पिछड़ापन को आधार माना गया है। जनजातियों में शामिल करने के लिए जो है निम्न बातों पर ध्यान दिया जाता है। कौन कौन सी, सबसे पहली बात, अगर आदिवासी में किसी जाति को शामिल होना होता है तो सबसे पहली बात, आदिम लक्षणों के संकेत मिलेंगे तो शामिल होंगे आप। विशिष्ट संस्कृति आपकी होगी तो शामिल होंगे। भौगोलिक एकीकरण होगा आप लोगों में तो शामिल होंगे। समुदाय के साथ स्वच्छंद संपर्क से संकोच अगर होता है तो, और पिछड़ापन है तो ये सब आदिम जो है अगर आप हैं तो ऐसे में जनजातियों में शामिल कर लिया जाता है और एक अलग से व्यवस्था मिलती है। देश के विभिन्न क्षेत्रों की 700 जातियाँ जनजातियों में शामिल हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो जाति किसी राज्य में जनजाति में शामिल है वह दूसरे राज्यों में भी उसी में शामिल हो,
ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के बारे में बताएं। संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका कार्य होगा निर्वाचन संबंधी एक प्रकार से काम। ठीक है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, 2 अन्य आयुक्त होंगे, सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। निर्वाचन आयोग के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना हुआ, चुनाव कहाँ पर होना है, ये सबसे पहली बात तो इसका निर्धारण करना हुआ। मतदाताओं की सूची तैयार करना, कौन वोट देगा कौन नहीं देगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना। तो निर्वाचन आयोग का और काम होता है कि राजनीतिक दल जो होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनको चुनाव चिन्ह क्या देना है वो देना। इसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता देना और उनकी मान्यता को समाप्त करना, ये सब काम होते हैं निर्वाचन आयुक्त के। और इसके अलावा राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को जब्त करना भी इनका काम होता है, मुख्य चुनाव मतलब कि निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा दलों के लिए, जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आचार संहिता उन पर लागू करना, चुनाव प्रचार के लिए नियम बनाना और इसके अलावा किसी दल के विभाजन पर निर्णय देना, ये सब काम जो होते हैं ये निर्वाचन आयोग के होते हैं। और निर्वाचन आयोग में मुख्य रूप से एक चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 जो है उसके जो है सहयोगी होते हैं, 2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने आपको बताया, तो प्रश्न आपसे पूछेगा, आसानी से आप बता पाओगे। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के बारे में बताएं। तो संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर जी। इस समिति के अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी अयंगर जी शामिल थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी शामिल थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी शामिल थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी शामिल थे, एन माधवराव जी शामिल थे, डीपी खेतान जी शामिल थे। इस प्रारूप समिति का कार्य संविधान के प्रारूप पर विचार करना था और इसी समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, और इसीलिए उनको संविधान जो है निर्माण का श्रेय दिया था कि भाई उनके द्वारा ही संविधान को बनाया गया है। लेकिन उसके अच्छा, इस समिति के सलाहकार एक व्यक्ति थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, बी.एन. राव। बी.एन. राव जी जो थे वो प्रारूप समिति के सलाहकार थे। वो सलाह देते थे इन लोगों को कि भाई आपको कैसे काम करना है, क्या दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में सारी सलाह जो देते थे बी.एन. राव जी देते थे। और ये सब मिल करके संविधान का जो ढांचा तैयार किया है, इन सभी लोगों ने मिल करके तैयार किया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। भीमराव अम्बेडकर जी, एन गोपाला स्वामी अयंगर जी, और इसके अलावा जो है डीपी खेतान, एन माधवराव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मुश्ताक सादुल्ला या मोहम्मद सादुल्ला, ये सभी लोगों ने मिल करके संविधान निर्मात्री मतलब कि संविधान को लेकर के जो प्रारूप बनाया था, इन्हीं लोगों ने बनाया था, ये बात ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न, भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियां बताएं। प्रधानमंत्री को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्री परिषद का निर्माण करता है। मंत्री परिषद जैसे कि जिसमें जो मंत्री होते हैं, उसका मंत्री कौन बनाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्री विभिन्न क्षेत्रों के बनाए जाते हैं। मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करना ये प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में संपर्क की कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री काम करता है। इसके अलावा अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने और मतलब कि सिफारिश राष्ट्रपति से करना हुआ, ये सब कौन करता है? ये सब प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा अगर बात करें, लोकसभा भंग करने की सिफारिश करना, ये भी प्रधानमंत्री करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन करना प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना हो तो कौन बुलाएगा? प्रधानमंत्री बुलाएगा। तो ये सब प्रधानमंत्री के कार्य हैं, ध्यान रखिएगा, और शक्तियाँ हैं। इन सभी को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न पूछे गए कई बार। अगला प्रश्न है 32 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के कई कारण रहे हैं, जैसे कि पहला कारण यह रहा क्रिप्स मिशन की असफलता, भारत छोड़ो आंदोलन का कारण पहला। दूसरा, जापानी आक्रमण का भय, दूसरा कारण। तीसरा कारण था ब्रिटिश राज्य व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, इसके कारण से भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये रहा। इसके अलावा वर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, पूर्वी बंगाल में आतंक का साया, वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य, इन सभी के द्वारा इन सभी लोगों ने प्रेरित किया और भारत छोड़ो आंदोलन जो है फिर अपने चरम पर बढ़ने लगा। ये सब कारण थे भारतीय राष्ट्रीय मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन के।
अगला क्वेश्चन से 33 नंबर, क्या संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर सकती है, प्रश्न है। तो इसको समझने के लिए हमको 2-3 केस समझना पड़ेगा। एक तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है उसका संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। संसद के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके कुछ शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में संशोधन हुआ था और संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया था। यह संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा किया गया था, इमरजेंसी के बाद में। ठीक है, तो ये एक प्रकार से संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर सकती है और कई बार संशोधन हुआ भी है। 1976 में हुआ है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? प्रश्न बढ़िया है, बताएं सभी लोग। तो जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, उसे या उसके लिए सभी धर्म समान हो, किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना करता हो देश, तो उस देश को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत सरकार का कोई धर्म अपना नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को आदर सम्मान मिलता है। सभी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई किसी धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। भारत में संविधान लागू होने के समय से ही धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया था, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान की उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि कर दी जाती है और लिखित रूप में धर्मनिरपेक्षता की बात भारतीय संविधान करने लगता है। कोई भी भारतीय नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और यह किसी भी धर्म का परित्याग भी कर सकता है और दूसरे धर्म को शामिल भी कर सकता है। किसी विशेष धर्म का पालन करने के लिए के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू धर्म मानो या मुसलमान धर्म मानो, आप सिख धर्म मानो, ईसाई मानो या बौद्ध मानो, पारसी, जैन या जो भी धर्म आपको बनना है आप खुद अपनी स्वतः से बन सकते हैं। आप किसी धर्म में हैं, आप अपना धर्म छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए सरकार कुछ आपको नहीं बोलेगी, सरकार आपके ऊपर एक्शन नहीं लेगी कि भाई आप क्यों धर्म बदल रहे हो, नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार है। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण बताइए। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण कई सारे हैं, जैसे कि भारतीय संविधान को एकात्मक ऐसे दिखता है। सबसे पहली बात तो ये कि शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में ज़्यादा है। शक्तियाँ जितनी भी हैं सब केंद्र के हाथ में नहीं थे, राज्य के हाथ में बहुत कम शक्तियाँ हैं। दूसरी बात, भारत की एकहरी नागरिकता, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि भारत में जो है यूपी के आप केवल निवासी हो, आप नागरिक केवल और केवल भारत के हो, तो आप भारत के नागरिक हैं, यूपी के निवासी हैं। लेकिन अमेरिका में आप देखिएगा राज्य के भी आप नागरिक होते हैं और देश के भी, यानी अमेरिका के एक नागरिक होते हैं और एक जिस आप राज्य में रहते हैं अमेरिका के, उस राज्य के भी नागरिक आपको होना जरूरी है। तो इस तरीके से वहाँ पर दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकहरी नागरिकता है, इसीलिए एकात्मक शासन यहाँ पर भारत में आपको दिखाई पड़ते हैं। तीसरी बात, संसद के द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त काम है। इसके अलावा संविधान संकटग्रस्त संकट काल में एकात्मक हो जाता है। राज्यसभा को अनुच्छेद 249 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता है, केंद्र को मिलाकर के हावी है। संवैधानिक संशोधनों में संघ को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और इसके अलावा संघ शासित प्रदेशों पर संघ का पूर्ण नियंत्रण रहता है। तो ये सब एक प्रकार से एकात्मक शासन के लक्षण हैं जो कि भारतीय संविधान को बताते हैं कि भाई ये एकात्मक है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी को खत्म यानी उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों, होटलों और अन्य स्थलों पर छुआछूत को समाप्त घोषित कर दिया गया है। हिंदू समाज में छुआछूत को समाप्त करने के लिए संसद के द्वारा 1955 ईस्वी में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध के रूप में घोषित किया गया है। 1976 में इसमें संशोधन करके अस्पृश्यता को बढ़ावा देने या उसके आधार पर अपमान करने वाले को दंड देने की व्यवस्था की गई। सन
1989 में इस कानून को अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बताएंगे सभी लोग। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर होता है? देखिए, मौलिक अधिकार जो होता है और नीति निर्देशक दोनों में बड़ा अंतर है। पहला अंतर, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं न्याय योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में आप इनके लिए आप लड़ नहीं सकते कि भाई ये हमको क्यों नहीं मिला। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए आप जो है न्यायालय में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक, तो ये न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और जो आपका नीति निर्देशक तत्व है वो न्याय योग्य नहीं है। दूसरी बात, मूल अधिकार नकारात्मक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मौलिक अधिकारों का द्वारा बतलाया गया है कि किन किन तत्वों से कार्य करने के द्वारा वर्जित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व में राज्य का कर्तव्य बतलाया गया है कि इन निर्देशों के अनुसार आप क्या कार्य कर सकते हैं, तो वही कार्य आप करें। तीसरी बात, मूल अधिकार का आधार राजनीतिक समानता है जबकि नीति निर्देशक तत्व का आधार आर्थिक और सामाजिक समानता की बात करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राजनीतिक समानता की बात मौलिक अधिकार करता है जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक समानता और सामाजिक समानता की बात करता है। ये अंतर। चौथा अंतर आप लिख दीजिएगा, मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता की बात कही गई जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत में उसके आधार पर आर्थिक समानता को स्थापित करना करना होता है। तो ये 4 अंतर हो गए मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के, जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल ढांचे में सामान्यतया कौन से विषय आते हैं? संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि संविधान के मूल ढांचे में निम्न बातें अवश्य आती हैं। सबसे पहली बात, संविधान के मूल ढांचे में पहली बात तो लोकतांत्रिक स्वरूप भारत का आता है। इसके अलावा दूसरी बात, अच्छा भारत लोकतंत्र है, ये बात जो है इसके मूल ढांचे में है और संसद जो है इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरी बात, संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप है, ये भी संविधान का पंथ निरपेक्ष स्वरूप ये भी मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल है, तो इसमें संविधान कि संसद संशोधन नहीं कर सकती। तीसरी बात, नागरिकों के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं ये भी मूल ढांचे में आती हैं। लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र चुनाव ये भी आपके जो है मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं संविधान के। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। प्रश्न, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में क्या विशेष अधिकार प्राप्त हैं? बताएं। राज्यसभा को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, जैसे कि अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा जो है वो अपनी विशेष बहुमत से राज्य सूची का कोई विषय महत्वपूर्ण घोषित कर सकती है, यह अधिकार राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। दूसरा अधिकार ये है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को ही है, लोकसभा को नहीं है। क्लियर। इसके अलावा अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है जो संपूर्ण देश में कार्य करे, तो ये अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा ही केवल कर सकती है, लोकसभा नहीं कर सकती। तो ये 3 काम ऐसे हैं जो राज्यसभा कर सकती है और लोकसभा नहीं कर पाती है। इस मामले में राज्यसभा को ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 40 नंबर, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताइए। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आप फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बताइएगा। प्रश्न है, विधानसभा और विधान परिषद में संबंध बताएं। उत्तर प्रदेश में विधान मंडल के दोनों सदनों में कोई विशेष गतिरोध नहीं रहा है। 5वीं विधानसभा तक कोई ऐसा विधेयक नहीं था जिसे विधानसभा ने पारित कर दिया हो और विधान परिषद ने उसको पारित ना किया हो। कुछ गतिरोध आपको दिखाई पड़ेंगे 1977 ईस्वी में आई, जब विधानसभा में जनता पार्टी की सरकार थी और विधान परिषद में कांग्रेस का बहुमत था। 1979 ईस्वी में क्या हुआ, विधानसभा ने यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट बिल पारित कर दिया, लेकिन विधान परिषद ने उसे पारित नहीं किया। मुलायम सिंह के समय 1991 ईस्वी में उस समय गतिरोध की स्थिति आ गई, जब विधान सभा के द्वारा वित्त विधेयक को पारित होने के बाद दोनों सदन अनिश्चित काल तक स्थगित कर दिया गया दोनों सदनों से।
सभापति के द्वारा जब विरोध जताया गया तो मुलायम सिंह विधान परिषद को अनावश्यक समझने लगे, लेकिन गतिरोध वहीं पर समाप्त हो जाता है और इसके बाद दोनों सदनों में कोई गतिरोध नहीं हुआ। यानी दोनों गतिरोध का मतलब ये होता है कि भाई कोई ऐसा विधेयक हो जो कि विधानसभा में आया हो और विधान परिषद जो है उस पर उसको पारित ना की हो, या विधान परिषद में कोई आया हो लोकसभा मतलब कि उसको विधानसभा ना पारित करे। ऐसे तमाम सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विधानसभा चूंकि 5 साल में बदलती, विधान परिषद में बदलना मतलब कि बदलता नहीं जल्दी, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल का होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि विधानसभा जो होती किसी कोई दूसरा सरकार विधानसभा में हो जाती है और विधान परिषद में जो सांसद हैं वो दूसरे जो है पार्टी के होते हैं, बहुत सारे उनका प्रभुत्व है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई जो है वो लोग नहीं मानते हैं, तो फिर कोई विधेयक जो होता है वो लटक जाता है। आगे देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली व्यवस्था है कि कार्यपालिका के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो सबसे पहली बात, इसलिए न्यायपालिका जो है स्वतंत्र है, ठीक है, क्योंकि इसकी न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है वो कार्यपालिका के द्वारा करी जाती है। दूसरी बात, कार्यकाल और पद की सुरक्षा भी इसमें इम्पोर्टेंट होती है और कार्यकाल इसका निश्चित होता है, पद की सुरक्षा भी निश्चित होती है। पर्याप्त वेतन और संसदीय नियंत्रण से युक्त होता है, इसीलिए लालच भी नहीं बचती है। इसके अलावा कार्य प्रणाली के लिए नियम बनाने की शक्ति भी है। इसके अलावा अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है न्यायपालिका की। तो इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है होने की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली योग्यता कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो तो उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश बन सकता है, अथवा किसी उच्च न्यायालय में एक से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो तो वो जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। इसके अलावा उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो तो वो बन सकता है। अगला प्रश्न 43 नंबर, भारत में उग्रवादी आंदोलन के बारे में बताएं। तो भारत में उग्रवादी आंदोलन का प्रारंभ 1909 मतलब 1906 में हुआ, 1919 तक चला और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हो जाता है। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में था और ये नवयुवक क्रांतिकारी थे लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। ये प्रश्न मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, उदारवादियों की प्रमुख राजनीतिक विचारधारा क्या थी। स्वतंत्रता आंदोलन की 2 विचारधाराएं थी, एक थी नरम दल और एक गरम दल। 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था। 1907 में उग्रवादियों का प्रभाव आ गया और नरम दल के नेता शांतिप्रिय हुआ करते थे। वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे और इसके प्रमुख विचार निम्न थे। आपको बता दूं, उदारवाद जो है ये जो होता है आपका उदारवाद, इसकी अगर बात की जाए तो ये उदारवाद 1885 से 1905 तक रहा। उसके बाद में आप देखेंगे उग्रवाद की विचारधारा आती है। उदारवादियों की जो राजनीतिक विचारधारा रही है उसमें पहली विचारधारा रही कि पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे ये लोग, ब्रिटिश शासन में अपनी आस्था रखते थे, क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे कि धीरे धीरे सुधार होगा भारत का, वैधानिकता में यानी कानून में विश्वास करते थे, अंग्रेजों की न्याय प्रियता में विश्वास था इन लोगों को, नरम दल के नेताओं को, और इसी बात से जलन रखते थे उग्रवादी विचारधारा के लोग। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ संबंध भारतीय हित में मतलब ब्रिटेन के साथ अगर संबंध बना रहेगा तो भारतीय हित में होगा, ये भी बात लोग कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते थे, देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे ये लोग, ठीक है, नरम दल के लोग। इसके अलावा स्वतंत्रता से ही मानव प्रगति संभव है, ऐसी विचारधारा वो बताते थे। तो इस तरीके से ये आपने समझा नरम दल की कुछ विचारधाराएं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति के बारे में कुछ बताएं। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने आई थी उसने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज सरकार इसी के माध्यम से भारत में शासन करने लगी। सन 1818 ईस्वी तक अंग्रेजों का शासन भारत में पूरी तरह से स्थापित हो गया। धीरे धीरे कुछ ऐसी भावनाएं भारतीयों में पनपी जिससे राष्ट्रीयता की भावना जगी और वह प्रबल हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जो फेमस है। 1857 की क्रांति की चिंगारी फूट पड़ी
और भले ही यह आंदोलन असफल रहा, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने में इसे प्रथम आधार स्तंभ माना जाता है 1857 की क्रांति का। इसके बाद भारतीयों के सहयोग से ही दोबारा मतलब आप देखते हैं 1885 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करके अंग्रेजों से अपने अधिकारों की मांग करने लगी, जिसके कारण मजबूरन अंग्रेज सरकार भारतीयों को सुविधाएं देने के लिए विवश हुए। तो इस तरीके से ये चीज़ें मैंने आपको बताई, तो ये सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ध्यान रखें, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के पहला कारण 1857 की क्रांति है और दूसरा कारण है 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। ये सब इनसे लगने लगा कि भारत एक छोटा देश नहीं, भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और पहले धारणा ये थी कि भाई राजा महाराजा के यहाँ जहाँ रहते थे लोग, तो उन्हीं को अपना देश मानते थे, उन्हीं के आधार पर लिखते थे। तो ये वो संकीर्ण धारा थी और ये विस्तृत विचारधारा है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।